अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड विद मोहम्मद फकर में खुश आमदीद। पायन बंदा पीटीआई दा होवे, उतो काला भूंड होवे ते सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी दे रहा होवे ते झूठ ना बोले, मुमकिन नहीं। पायन अगर तुम यकीन नहीं जानता तो ऐसा भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करा के देख लो, क्योंकि अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आ रही है वो इस बात की तरफ ही इशारा कर रही है कि जनाब हमारी अदालतों के अंदर इस वक्त जो काले भूंड बैठे हैं वो जनाब उस हद तक चले गए हैं जहां से उनके लिए अब वापस हकीकी मानों में मुनसफ के ओहदे पर बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नहीं यकीन आता तो इस वक्त हाल मुकीम अमेरिका काले भूंड की जनाब आप एक तकरीर सुन लें जो उन्होंने न्यूयॉर्क में की है, और इस तकरीर के अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि 9 अप्रैल की रात को हाई कोर्ट के दरवाजे खोलना, लाइट्स को ऑन करना, इसका मकसद मार्शल लॉ को रोकना था, क्योंकि उनकी एहलिया ने उनको बताया था कि एआरवाई पर मार्शल लॉ लगाने की जनाब खबरें चल रही हैं, और जब मार्शल लॉ लगाने की खबरें चल रही हों और एआरवाई पर चल रही हों और उस वक्त जब इमरान खान साहब का अरूज हो तो जनाब फौरी तौर पर हरकत में आना तो मजबूरी बन जाती है। लिहाजा उनका यह कहना था कि जनाब जब ऐसी सूरत हाल हो तो अदालतों को रात को भी खुल जाना चाहिए। जनाब अतर मिनल्ला साहब आजकल अमेरिका के दौरे पर भी हैं, छुट्टियां भी मना रहे हैं और तकरीब से खिताब भी कर रहे हैं, लेकिन यह सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को और हाजिर सर्विस जज को इस बात का इंकशाफ करते हुए हकायक को मस्क करना, झूठ बोलना या दरोगई करना क्या उनके मनसब के वकार से कंपैटिबल है, मुताबिकत रखता है? और सबसे बढ़कर ये कि इसी तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अतर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की ग्रुप बंदी के अंदर अपने इन्वॉल्व होने का भी एक सबूत दे दिया और इस बात का इजहार भी कर दिया कि इस वक्त जो ये जो अक्सरियत साबित करने की कोशिश की जा रही है उसके अंदर भी किसी न किसी तरह की मैनिपुलेशन है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप गौर करें तो ये जो इंकशाफ सामने आया है जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कि जनाब 9 अप्रैल को ये हुआ था, तो फिर हमें इन तमाम हकायक का जायजा लेने के लिए घड़ी की सुइयां, अतर मिनल्ला साहब को बड़ा शौक है घड़ी की सुइयों को पीछे करने का, तो हम भी घड़ी की सुइयों को पीछे करते हैं और जनाब उस वक्त चलते हैं जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी। और तहरीक अदम एतमाद को जनाब कासिम खान सूरी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने जनाब फवाद चौधरी साहब की करारदाद पर आर्टिकल 5 को इन्वोक करते हुए तहरीक अदम एतमाद को ना सिर्फ मुस्तरद करने की रूलिंग दी थी, बल्कि इसके फौरी बाद इमरान खान साहब की तरफ से असेंबली को डिसॉल्व करने की एक एडवाइस प्रेसिडेंट को भेजी गई थी और प्रेसिडेंट आगे उस पर ना सिर्फ तैयार बैठे थे बल्कि उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व करने का नोटिफिकेशन भी तैयार रखा था। और जैसे ही ये फैक्स ईवान सदर में मौसूल होता है, जवाबी फैक्स के जरिए वजीर आजम ऑफिस को आगाह कर दिया जाता है कि जनाब हमने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। यह मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होता है और जनाब उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही के अंदर एक बेंच तश्कील दिया जाता है और यह बेंच समाअत के दौरान इस जो है वो फैसला जारी करता है और ये कहता है कि ये जो कासिम सूरी की तरफ से आर्टिकल 5 को इन्वोक करना था ये गैर आईनी था। अब वजीर आजम इमरान खान की तरफ से असेंबली को डिसॉल्व करने की समरी या एडवाइस देना गैर आईनी था और सदर की तरफ से इस एडवाइस को 30 सेकंड के अंदर अंदर मंजूर करना सबसे बड़ा मजाक था आइन के साथ। लिहाजा इन तमाम अवामल को ना सिर्फ मुस्तरद किया जाता है बल्कि स्पीकर नेशनल असेंबली को हदायत की जाती है कि वो 9 अप्रैल रात 12 बजे तक जनाब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग को मुकम्मल कराएंगे, पाबंद कर दिया जाता है। और उसके बाद 9 अप्रैल का टाइम आता है और 9 अप्रैल को तकारीर का कौमी असम्बली में आगाज होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब सबसे पहले तकरीर करते हैं जो तकरीबन 120 मिनट तवील तकरीर होती है और उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स इसी तरीके से तवील तरीन तकारीर करते हैं। और इसके बाद जनाब स्पीकर नेशनल असेंबली के इजलास को कुछ देर के लिए मौखर करते हैं क्योंकि जनाब वजीर आजम हाउस में इमरान खान साहब की तरफ से एक अहम इजलास को तलब कर लिया जाता है और फिर वो इजलास खत्म होने का नाम नहीं लेता और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ते बढ़ते रात 12 बजे के करीब होना शुरू होती हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर
जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और ये खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये खबर भी मंजर आम पर आती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिसके चीफ जस्टिस उस वक्त जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, उसकी भी बत्तियां रोशन हो गई हैं और जनाब अतर मिनल्ला साहब का स्टाफ भी पहुंच गया है और जनाब अतर मिनल्ला साहब भी फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने जा रहे हैं। और इसकी वजह वो खबर थी जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उनके जरिए बाहर आ रही थी और ये खबर सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब ने काबीना का एक इमरजेंसी इजलास को कॉल किया है और इस इजलास के अंदर वो उस साइफर को जिसकी बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया गया था को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उनका यह मानना था कि हम इस साइफर को पब्लिक करेंगे, जिस पर वजारत कानून की तरफ से उनको यह राय दी गई कि पाए ना कम तुसी नहीं जे कर सकते। और फिर काबीना के इजलास में उसी साइफर को कौमी असम्बली और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाने का फैसला भी हुआ। और उसी वक्त यह खबर भी सामने आ रही थी कि इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को डी नोटिफाई करने जा रहे हैं और उनको ओहदे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर के सामने आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बत्तियां जली थी। यह है वो हकीकी सूरत हाल। और इसी दौरान एक नामालूम दरखास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई थी और तहरीक अदम एतमाद के वोटिंग के पूरा होने के बाद इमरान खान साहब को इक्तदार से बाहर करने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का दोबारा कौमी असम्बली में अक्सरियत इस्टेब्लिश करने के बाद यह जो दरखास्त थी जिसमें इस बात को रोकने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान को रोका जाए कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को डी नोटिफाई ना करे, इस दरखास्त को इस वजह से मुस्तरद कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि जनाब अब इसकी जरूरत ही नहीं रह गई बाकी। तो जनाब अतर मिनल्ला साहब किस बुनियाद पर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब उस वक्त मार्शल लॉ लगने जा रहा था, जबकि मार्शल लॉ लगने नहीं जा रहा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इमरान खान साहब अपना इक्तदार जाते देखकर डी नोटिफाई करने जा रहे थे और ये वही टाइम था जिसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपना दुश्मन नंबर 1 ना सिर्फ डिक्लेयर किया था बल्कि उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब की तमाम जद्दोजहद भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही है और उनकी तमाम तर जद्दोजहद का मकसद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अपने कदमों पर झुकाना ही है। ना सिर्फ ये बल्कि इस तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अतर मिनल्ला साहब ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि जिस वक्त वो वकालत करते थे उनके साथ 2 और साहिबान भी मौजूद थे और ये इस वक्त एक अजीब वाकया है कि वो तीनों लोग जिन्होंने मिलकर एक लॉ फर्म बनाई थी वो तीनों के तीनों इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। उनमें से एक जज साहब का नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरे जज साहब का नाम है जस्टिस याया अफरीदी और तीसरे जज का नाम है जनाब अतर मिनल्ला। और इन तीनों ने मिलकर शाह अफरीदी एंड मिनल्ला एसोसिएट्स बनाई थी। इसके साथ साथ जनाब अतर मिनल्ला साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि वो 6 जज साहिबान जिन्होंने ISI की मुबैना मुदाखलत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा और जनाब अतर मिनल्ला साहब के पुरजोर इसरार के ऊपर इसके ऊपर जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सो मोटो नोटिस लिया कि किस तरीके से इस्लामाबाद के जजेस को धमकाया जा सकता है, हिरासा किया जा सकता है, उनकी रिकॉर्डिंग्स की जा सकती हैं, मुबैना तौर पर उनके घरों में कैमरे लगाए जा सकते हैं, उनके अजीजों अकारब को बुलाकर दबाव डाला जा सकता है कि जज साहब ने कहो कि टैरियन द केस तुसी फारग नहीं करना। इस तरह के इल्जामात आयद किए गए। तो जनाब अतर मिनल्ला साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि वो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था उनमें से 5 नगीने ऐसे थे, ये इल्फाज मेरे नहीं है, ये उनके हैं कि 5 जेम्स 5 नगीने ऐसे थे जिनको जनाब अतर मिनल्ला साहब ने बहुत ही ज्यादा
تلاش کے بعد ان کو حاصل کیا تھا، ان نگینوں کی انہوں نے چھان پٹک کی تھی، ان کو تراشا تھا، ان کو خراشا تھا، اور پھر ان کو تراش خراش کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آئے تھے، اور آج ان 6 میں سے 5 ججز جو ہے وہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان 6 ججز کا مقدمہ جناب اطہر من اللہ صاحب نے لڑا، خاص طور پر جسٹس بابر ستار صاحب والے معاملے پر، جہاں پر ان کا جو گرین کارڈ ہے اس کا ایشو سامنے آیا تھا، اور جناب اطہر من اللہ صاحب نے اس حوالے سے ایک نوٹ تحریر کر کے جناب چیف جسٹس کو بھجوایا تھا، اور جناب چیف جسٹس نے اس کے اوپر نوٹس لے کر کارروائی کا آغاز کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جب ہم اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم 3 تھے، تینوں کے تینوں جج آ گئے، یہ جو 5 جج تھے یہ میں نے لگائے، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 5 ججز تھے یہ جناب اطہر من اللہ صاحب نے نہایت ہی عرق ریزی کے ساتھ ان کو چوز کیا، اور اس کے لیے جو چونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے تمام تر اختیار ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہے، اور اس کو اس حوالے سے کسی بھی اور پیرامیٹر کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اگر اس بات کا فیصلہ کرے گا تو پھر اس کے اوپر اعتراض اٹھیں گے۔ اور خاص طور پر مخصوص نشستوں والا کیس جس کے اوپر اس وقت بہت ہی زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، اگر ان 3 کی کمپنی جس کے اندر جناب شاہ افریدی اور من اللہ ایسوسیٹس تھے، اگر آپ اس کے فیصلے کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ان تینوں کے فیصلے کے اندر ایک نئی یکسانیت نظر آئے گی، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب یہاں پر بھی کچھ اور چیزیں چل رہی تھیں، اور اطہر من اللہ صاحب نے امریکہ کے اندر ان تمام چیزوں کا اظہار کیا ہے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے اس سے پہلے جس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات ہمیشہ رہتے ہیں۔ دیکھیں جو چیزیں پبلک ڈومین میں ہوتی ہیں نا، جج صاحب کی جو بھی کانڈکٹ ہے، جو بھی ان کا فیصلہ ہے، یا جو بھی ان کے ریمارکس ہیں جو زبان سے ادا کر دیے گئے، وہ چیزیں پبلک ڈومین میں آ گئی۔ جب چیزیں پبلک ڈومین میں آ گئی تب ان کے اوپر اعتراض بھی بنتا ہے، سوال بھی اٹھتا ہے۔ جب جج صاحب نے امریکہ میں کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے فنکشن میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یہ سب کچھ ہوا، تو پھر اس کے صحیح یا غلط ہونے کا معاملہ پبلک ڈومین میں آ گیا، اور جب پبلک ڈومین میں آئے گا تو اس کے اوپر اعتراض ہوں گے۔ لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اگر پبلک ڈومین میں چیز آ گئی، یہ بات سامنے آ گئی کہ جناب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری مبینہ طور پر غلط ہے، یا جناب جو ہے بابر ستار صاحب انہوں نے اپنے کسی بھی معاملے پر کسی بھی طریقے سے اپنے جوڈیشل اثر و رسوخ کو استعمال کیا، تو بجائے اس بات کے کہ دوسرے کو غلط ثابت کیا جائے، یہ جو نوٹس بازی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ آج ہی میں نے خبر دیکھی ہے کہ جناب رضوان رضی صاحب کو ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ جناب سعید چودھری صاحب کے لیے بھی ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر دن کی روشنی میں سر عام کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کے لیے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو مکمل طور پر آزادی ہے، کیونکہ عدالتوں کے کالے بھونٹ ان کی سرپرستی کرتے ہیں، جبکہ وہ تمام لوگ جو حقائق کی بنیاد پر، جو انفارمیشن کی بنیاد پر، جو ڈاکومنٹل ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر کسی بھی جج صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کسی سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس یہ گرین کارڈ کیوں ہے، یا آپ کی یہ مبینہ ڈگری جو ہے یہ جعلی کیوں ہے، تو اس بات کا یہ جواب دینے کی بجائے کہ جناب یہ تمام چیزوں کو مکمل قواعد کے مطابق درست ہیں، ہماری ڈگری درست ہے، ہمارا گرین کارڈ جو ڈکلیئر ہے، تو اس کے بعد یہ باتوں کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ جو ہے وہ اپنی سپریمیسی کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے، اور مخالفانہ آوازوں کو دبانے کے لیے کرسی کا استعمال کرنا ہے، ہتھوڑے لوگوں کے سروں میں مارنے ہیں، لہٰذا پھر اس طرح کے جوازوں کو تلاش کیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ بہتر تو یہ ہوتا
کہ چیزوں کو حقیقی ڈومین کے اندر رکھ کر ایڈریس کیا جاتا، لیکن جب ہم حقیقی ڈومین سے باہر نکل کر اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تب ایشوز اور ان کو ٹیکل کرنے کے انداز بدل جاتے ہیں، اور پھر یہ تمام معاملات آئین اور قانون کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور جب ایشوز آئین اور قانون کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر وہ ایک ایسی حدود میں چلے جاتے ہیں جن کو کم از کم آئینی نہیں کہا جا سکتا۔ جج صاحب کا کانڈکٹ بھی اسی حدود سے شاید باہر نکل رہا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔